दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का लर्न विद माइंड मैप्स में। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिनका माइंड मैप बनाया गया है, तो उसको डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। सबसे पहले माइंड मैप में देख लेते हैं कि हम किस किस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। 1 2 3 4 करके कर दिया है। पहले तो हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको डिस्कस करेंगे। देन हम आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे, संविधानवाद पे। उसके बाद हम फंक्शंस की बात करेंगे कि क्या-क्या फंक्शंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे टाइप्स की कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कितने टाइप्स का होता है, उसको देखेंगे। फिर आएगा ओआर यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे इंडिया और जो यूके है उसके सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, उसको देखेंगे। और इसके बाद जो 7th हमारा टाइप रहेगा, इसमें टॉपिक रहेगा, उसका रहेगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इन दोनों में क्या फर्क होता है। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है डेफिनेशंस की, परिभाषा की। क्या है आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा क्या है, वो देखते हैं थोड़ा। और मैं इसको जूम इन कर देता हूं ताकि जो मोबाइल के स्टूडेंट्स मोबाइल पे देख रहे हैं उनको थोड़ा साफ दिखाई दे। तो आप देख सकते हैं पहला हमारा टॉपिक है इसमें डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पहले बॉक्स में लिखा हुआ है फंडामेंटल यानी मौलिक। तो ये कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो फंडामेंटल है यानी एक मौलिक है। इसके बाद आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक लिखा है यानी जैविक कानून, ऑर्गेनिक लॉ। इसका मतलब है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम के साथ चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको ऑर्गेनिक भी कहा जाता है, ऑर्गेनिक लॉ कहा जाता है इसको। विच कैन बी ग्रो और वी कैन चेंज इट विद टाइम। हम लोग अमेंडमेंट करते हैं, तो उसी लिए यहाँ पे लिखा गया है ऑर्गेनिक लॉ। तो इससे जो है ये जो चीजें हैं ना जो मैंने बॉक्स में लिखी हुई है, इससे आप पूरा डेफिनेशन बना लेंगे। बस जो मैं कहता जा रहा हूँ वो समझते जाइए, ठीक। फिर बात आता है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या स्टेब्लिश करता है, इट स्टेब्लिशेस, क्या करता है, कंसेप्शन यानी संकल्पना जो है उसको स्टेब्लिश करता है। कैरेक्टर, एक स्वरूप स्टेब्लिश करता है कि आखिर जो कंट्री है उसमें किस तरीके का स्वरूप होना चाहिए, कौन सा सिस्टम होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल होना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। तो एक तरीके से जो है ये कैरेक्टर को स्टेब्लिश करता है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक तरीके की व्यवस्था। अब हमारे यहाँ किस तरीके की व्यवस्था है, राष्ट्रपति कैसे बनेंगे, प्रधानमंत्री कैसे चुने जाएंगे, ये सारी एक व्यवस्था है, ठीक। तो इस व्यवस्था को स्टेब्लिश कौन करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है। हम जितनी भी चीजें कर रहे हो संविधान में जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से फॉलो कर रहे हैं उसको। तो इसीलिए ये आपका स्टेब्लिशेस में 3 पॉइंट आ गए, कंसेप्शन, कैरेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन, संकल्पना, स्वरूप और व्यवस्था। ये तीनों चीजें ये स्टेब्लिश करता है। फिर आगे बढ़ते हैं और क्या है डेफिनेशन में इसकी। तो देखिए ये जो है सुप्रीम लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, ये सबसे बड़ा कानून है, ठीक है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ये पावर डिराइव करता है कहां से, पीपल से, लोगों से ही संविधान को शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि ये जो चीज है डिराइव पावर फ्रॉम पीपल, ये कहाँ लिखा हुआ है आपका, ये जो प्रियम्बल है इसमें ये चीजें मेंशन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे रेगुलेट्स रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स एंड सिटीजन। स्टेट्स का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये राज्य और नागरिकों के बीच संबंध को नियंत्रित करता है, ठीक है। आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें लिखी हुई हैं कि क्या कैसे इलेक्शंस होंगे, जो गवर्नमेंट बनेगी उसको लोगों के लिए क्या करना है, सब कुछ जो है चीजें बारीकी से इसमें लिखी गई हैं। तो ये क्या करता है, एक तरीके का जो रिलेशन है, जो संबंध है उसको नियंत्रित करता है। आर्बिट्रेरी नहीं होने देता है गवर्नमेंट को कि मोनार्की स्थापित हो जाए या किसी तरीके का किसी के पास ज्यादा शक्ति भी नहीं देता। ये क्या है, यहाँ पे शक्तियां बटी हुई हैं, तो हर चीज को ये रेगुलेट करता है ताकि स्टेट और सिटीजन के बीच जो रिलेशन है वो अच्छे से रह सके, ठीक। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। ये सारे पॉइंट्स जो है आप लिख लेंगे तो लगभग आपका आधे पेज का मैटर इसमें बन जाएगा आराम से। ये सारी चीजें थोड़ा सा अपने से जोड़ दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी थोड़ा आप लेटर्स में लिख दीजिएगा, तो ये आपका पूरा का पूरा डेफिनेशन बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन के बाद, जो नंबर 2 पॉइंट है हमारा वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब डेफिनेशन लिखेंगे तो इसको आप मेंशन जरूर कीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, संविधानवाद को,
क्योंकि इससे क्या है आपके डेफिनेशंस को जो है और ज्यादा उसको शार्पनेस मिल जाएगी। तो अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या काम है, आखिर है क्या ये। ठीक, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है एक तरीके का सिस्टम जिसमें जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसके पास क्या है, लिमिटेड पावर्स हो, सीमित सरकार हो। ऐसा नहीं कि किसी का अनलिमिटेड पावर्स हैं तो वो कुछ जो मनाया वो करते जा रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो गवर्नमेंट पर लिमिटेशंस लगाता है। यहाँ देख रहे हैं आप अगले पॉइंट में लिखा हुआ है पावर्स यानी शक्तियां। शक्तियां जो है यहाँ पे ये कहा गया है कि ये असीमित नहीं है। यहाँ पर ये इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कि किसी को भी असीमित शक्तियां ना मिले, सबको लिमिटेड पावर मिले ताकि किसी भी तरीके से किसी का शोषण ना हो सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नॉट अनलिमिटेड, क्या अनलिमिटेड नहीं है, तो पावर्स जो है वो अनलिमिटेड नहीं है। नॉट फ्री, ऐसा नहीं है कि आप फ्री है कुछ भी करने के लिए, आपकी सरकार बन गई आप कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिमिटेशंस दी गई हैं। ठीक, अब ये जो पावर्स है इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, आप जानते हैं हमारे पास क्या है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका है। तो ये क्या शक्तियां बांटी गई हैं और इन सब पे जो है अलग अलग तरीके से नजर रखा जाता है। अभी पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे ये चीज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अभी इसी पे ध्यान देते हैं कि पावर्स जो है ये कंट्रोल करता है और मनमाना नहीं होने देता, नॉट आर्बिट्ररी। मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट को जो है अगर वो पावर में आ गई किसी की गवर्नमेंट तो आर्बिट्ररी ना हो जाए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, संविधानवाद है जो हमारे भारत में है। ठीक, उसके बाद आप अगला बॉक्स देख रहे हैं, इसमें कहा गया है प्रिवेंट फ्रॉम मिसयूज ऑफ पावर। वही चीजें जो है घुमा घुमा करके कही गई हैं, क्योंकि क्या है आपको जो है मैटर लिखना है। मैं लक्ष्मीकांत से ये सारी चीजें मैंने बनाई है, तो इसमें क्या है यही चीजें गोल गोल घुमा करके कही गई हैं। अब प्रिवेंट फ्रॉम मिसयूज ऑफ पावर यानी कोई भी गवर्नमेंट अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके, अपने ही लोगों को परेशान ना करे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है। ये इस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मेन कॉन्सेप्ट है। डन, अब आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे संविधान नॉट इंश्योर यानी ये सुनिश्चित नहीं करता। क्या सुनिश्चित नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखिए क्या होता है, किसी कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, लेकिन नॉर्थ कोरिया अगर आप देखें तो वहां कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। तो इससे क्या होता है, वहां मनमानी तरीके से गवर्नमेंट काम करती है, उनकी पावर्स अनलिमिटेड है। वही चीज जो नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ही फ्री है, लिमिटेड नहीं है। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंश्योर करता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब ये नहीं है कि वहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, और एग्जांपल आपका नॉर्थ कोरिया हो गया। ये पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक, अब इसी में से ये जो एक निकला है पार्ट, ये जो बॉक्स निकला है, इसमें देखते हैं क्या है। प्रोविजंस की बात करी गई है इसमें कि इसमें जो है क्या क्या प्रावधान है उसको बताया गया है। तो ये देखते हैं। देखिए प्रोविजंस दैट इंश्योर, क्या इंश्योर करे यानी सुनिश्चित करने वाली प्रावधान। क्या सुनिश्चित करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है उसको सुनिश्चित करने वाले आखिर कौन कौन से प्रावधान है जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हाँ इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन भी है एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है यानी संविधानवाद भी है। तो ये देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। इसमें आप पहला बॉक्स देख सकते हैं, डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड यानी जो गवर्नमेंट बनी है वो लोकतांत्रिक रूप से बने, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके बने, तो कह सकते हैं वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। जैसे अपने इंडिया में देख लीजिए, अपने भारत में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, लोग जाते हैं वोट देते हैं, जिसको पसंद आता है उसको वोट देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये खड़ा नहीं होगा, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता, कोई भी लड़ सकता है, कोई भी जो 18 प्लस है वोट दे सकते हैं। हल्का इफ और बट है उसमें भी, वो आप जानते हैं, यहाँ डिस्कस करके टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, वो आगे जब हम लोग इलेक्शन डिस्कस करेंगे तो उसमें इसको बात करेंगे। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिकली फॉर्म जो है लोकतांत्रिक रूप से बनाई गई सरकार आती है, तो ये इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए क्या है सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का विभाजन। अब क्या है, अगर किसी एक ही इंसान के पास पूरी ताकत हो तो ये पॉसिबिलिटी है, 99.99% पॉसिबिलिटी है कि वो आर्बिट्रेरी हो जाए, वो जो मन में आए वो करना शुरू कर दे। ठीक है, तो इस चीज को ऐसा ना हो उसके लिए क्या किया गया है, इस पावर को डिवाइड कर दिया गया है। अपने यहाँ क्या क्या है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, और क्या है आपका जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड ये एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो इन तीन चीजों में क्या है, जो पावर है उसको डिवाइड किया गया है। अब देखिए थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए इसके लिए कहीं पर, हाँ यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए
मैं आपको समझा देता हूं कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या होता है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। ये हो गया आपका न्यायपालिका, और ये हो गया कार्यपालिका, और ये हो गया विधायिका। डन। देखिए क्या होता है, हम पहले बात करते हैं न्यायपालिका, तो सबसे आसान है, आप जानते ही हैं, न्यायपालिका जुडिशरी यानी कोर्ट, तो इसमें कुछ और समझने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया आपका कोर्ट, एक पावर जो है डिवाइड करके दे दी गई है कोर्ट के पास। आप जानते हैं कोर्ट जो है गवर्नमेंट के काम को तरह तरीके से रिव्यू करता रहता है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 2 और बहुत सारे हाई कोर्ट्स में भी है। तो ये सारी चीजें जो है कोर्ट को पावर मिली हुई है, तो वो क्या है, शक्तियों को ध्यान रखता है, एक दूसरे पर नजर रखते हैं। तो एक हो गया आपका कोर्ट, पहला जो डिवाइड किया गया। अब बात करते हैं विधायिका की। देखिए विधायिका का मतलब है, आप देखते हैं दिल्ली में पार्लियामेंट है या अलग अलग स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। तो पार्लियामेंट में क्या है, लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं, आरएस एलएस आरएस, लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। तो इन दोनों में जो चुन के एमपी आते हैं, चाहे वो नॉर्मल वोटिंग से आ रहे हैं या राज्यसभा में चुने जा रहे हैं, ये दोनों ही क्या है, एमपी कहलाते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव कहते हैं। लेजिस्लेचर यानी विधायिका कहे जाते हैं, ठीक। तो लोकसभा या राज्यसभा में जो भी चुन करके आ रहा है वो क्या है, आपका लेजिस्लेटिव है। और ये इनका काम क्या होता है, ये कानून बनाते हैं, मेक लॉस। कोई भी सरकार जो है जब कैबिनेट प्रस्तुत करती है कानून पार्लियामेंट में, तो क्या है, ये वोट करते हैं, बहस होती है, वोट करते हैं, अपने अपने सुझाव देते हैं, कुछ अमेंड करना होता है तो करते हैं। तो ये क्या है, कानून बनने में इनकी भूमिका है। तो ये क्या करते हैं, कानून बनाते हैं अपने वोट्स दे करके। डन। अब बात आती है कि आखिर एग्जीक्यूटिव क्या होता है। एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। कानून को संसद में पेश करने का काम कौन करता है, पूरा कानून कौन तैयार करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। अब बात आती है एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, तो सीओएम। सीओएम मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, वो आते हैं आपके एग्जीक्यूटिव में। अब सीओएम जो मिनिस्टर्स हैं वो कितने तरह के होते हैं, एक मिनिस्टर तो हो गया आपका कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, एक हो गया आपका कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे आपका होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और एक और जो होते हैं, ये होते हैं आपके डेप्यूटी मिनिस्टर। तो ये सारे मिनिस्टर जो है ये आपके कहलाते हैं एग्जीक्यूटिव। तो मिनिस्टर हो गया एग्जीक्यूटिव, जो एमपी चुनकर जा रहे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं एमपी, वो सबके सब हो गया लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, और जुडिशरी तो कोर्ट है। तो इन तीन चीजों में डिवाइड किया है पावर्स को। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो मेन है सिस्टम, उसकी वजह से पावर को डिवाइड किया गया है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अपने देश में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ठीक। अब आपको मैंने तीनों चीजें बता दी, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो इसका पार्ट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आप जानते हैं अगर गवर्नमेंट कोई भी चीज करती है, कोई भी काम करती है, तो जुडिशरी नजर रखता है, सुप्रीम कोर्ट नजर रखता है उस पर कि रूल ऑफ लॉ फॉलो किया गया है कि नहीं। तो ये चीज जो है, जुडिशरी बिना किसी दबाव के स्वतंत्र तरीके से अगर काम कर रही है, तो वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, जो इंश्योर करता है किसको, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद को। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा हो गया रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि देश में कानून का शासन है, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो कुछ भी हो गया, ऐसा नहीं है। देश में कानून है, देश कानून से चलता है, तो ये इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। इसके बाद आप देख रहे हैं चेक एंड बैलेंसेस, ये हो गया पांचवा आपका। चेक एंड बैलेंसेस में क्या होता है, जांच और शेष, जो इसका हिंदी में मुझे मिला, इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों एक दूसरे के काम पे नजर रखते हैं। जुडिशरी देखता है कि एग्जीक्यूटिव जो कर रहा है काम, जो पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं, ये सब सही से काम कर रहे हैं या नहीं, और ये लोग भी देखते हैं कि जुडिशरी जो है सही से अपना काम कर रहा है नहीं, तो एक दूसरे को देखते हैं, चेक एंड बैलेंसेस इसको कहते हैं। तो ये हो गया आपका पांचवा पॉइंट, सब पे एक दूसरे पे नजर रखना। छठा हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है आपके पास, आप स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे हैं तो उसमें टाइम लगेगा फंडामेंटल राइट्स में, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आप बस इतना भी देखिए कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, इसका मतलब कि देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। तो ये 6 के 6 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। बाकी इसमें आप और भी चीजें जोड़ सकते हैं, जैसे हमारे पास रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, एक्टिव प्रेस है, तो ये भी एक चीज है कि हाँ हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कुछ करती है गलत तो मीडिया उसके ऊपर आवाज उठाती है,
बाकी विपक्ष है, डिबेट्स होते हैं, तो ये जो है ये एक अच्छा साइन है कि ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है थर्ड पॉइंट, फंक्शंस। फंक्शंस की अब हम बात करेंगे कि क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब फंक्शंस किस चीज का, ये कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए क्या होता है, पहला जो बॉक्स इसमें लिखा है रिफ्लेक्ट आइडियोलॉजी फिलोसफी ऑफ स्टेट। हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो बनाया गया है वो ये देख के बनाया गया है कि यहाँ पर किस तरीके की विचारधारा है, यहाँ का जो दर्शन है, यहाँ देख सकते हैं दर्शन को प्रतिबिंबित करता है। जो यहाँ की फिलॉसफी है स्टेट की वो आपको यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। यहाँ इतने सारे धर्म हैं तो वहां क्या लिखा हुआ है, हर धर्म को अपनी आजादी है, अपना काम करने की आजादी है। तो ये क्या है, यहाँ का जो सिनेरियो है उसको देख करके ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो वही चीज है रिफ्लेक्ट आइडियोलॉजी एंड फिलोसफी ऑफ स्टेट। ठीक, कानून को मान्य करता है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, वैलिडेट करता है कि इसमें जो लॉ लिखे हुए हैं वो कानून वो वैध हैं, उनको आपको मानना पड़ेगा। तो ये इसका एक फंक्शन है। इसके बाद आगे बढ़े हम तीसरा पॉइंट देखें इसमें, तो ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, यानी एक जो है एक संगठनात्मक ढांचा है आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे ही नहीं हो गया कि इसकी जितनी भी कॉम्पोजिशन है आप देख सकते हैं, तो एक संगठित तरीके से इसको बनाया गया है। तो हम ये फंक्शन कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है, इसमें संगठनात्मक एक ढांचा है। डन, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोसीजर टू अमेंड। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंक्शन ये भी है कि आपको लगता है टाइम के साथ जो है ये लॉ ठीक नहीं है अभी, ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंज होने चाहिए। तो क्या है, यहाँ पर हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है संशोधन की प्रक्रिया आपका यहाँ पर फंक्शन है। तो ये चीज हो गया आपका। ठीक, पांचवा पॉइंट हो गया आपका कि ये डिस्क्राइब करता है राइट्स एंड ड्यूटीज, यानी अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, कि किसको क्या अधिकार दिए गए हैं, किसका क्या कर्तव्य है, किसको क्या करना है। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये एक फंक्शन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो यहाँ आपको मिल रहा है। डन, यहाँ पर अधिकार ये सब किसके लिए है, यहाँ के सिटीजन्स के लिए जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए ये सारे अधिकार हैं, किसको क्या ड्यूटीज हैं, किसके क्या कर्तव्य हैं। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर फंक्शंस हैं। 5 बॉक्स में 5 पॉइंट हैं, आप लिख सकते हैं, अच्छा खासा आप बना सकते हैं। बाकी लक्ष्मीकांत आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज क्या है ये क्रक्स है एक तरीके से। मैंने चीजों को कट शॉर्ट करके यहाँ लिख दिया है कि आप एक बार एक लाइन पढ़ेंगे तो वो जो पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ा हुआ है वो आपके माइंड में आ जाएगा। तो लक्ष्मीकांत को रीड करना आपको यहाँ पे बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फंक्शंस आपके ये हो गए। आगे बढ़ते हैं, ये था आपका थर्ड नंबर। अब फोर्थ नंबर देखते हैं यहाँ पर। टाइप्स की बात करेंगे कि आखिर कितने टाइप के जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, तो अब उसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे टाइप्स हैं, चौथा नंबर। पहला टाइप है इसमें रिटन, दूसरा टाइप है अनरिटन। यानी दो तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में, एक रिटन एक होता है अनरिटन, लिखा हुआ एक है नहीं लिखा हुआ। हिंदी नहीं लिखा क्योंकि ये सिंपल वर्ड है रिटन अनरिटन। ठीक, तब सबसे पहले देखते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या होता है इसमें, क्योंकि इसे समझना जरूरी है, ये चीजें जो है पूछ ली जाती हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो ये एक तरीके की सिंगल बुक होती है। इसमें आर्टिकल्स लिखे रहते हैं, जैसे अपना संविधान है उसमें क्या है आर्टिकल्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 करके बहुत सारे आगे तक बढ़ते जा रहे हैं। तो वो सारे आर्टिकल यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हमारे पास क्या एक सिंगल बुक है, उसमें आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, उसको हमें फॉलो करना है। ये हो गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पहली चीज इसकी। इसके बाद दूसरा देखें तो एनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसमें जो कुछ भी है वो अधिनियमित है, ऐसे ही नहीं बना गया, ऐसे ही नहीं मेंशन कर दिया गया, अधिनियम बने, चीजों को संविधान में मेंशन किया, एक्ट बना करके सबको मेंशन किया गया है। तो एनएक्टेड है एक तरीके की। देखिए क्या हुआ, एक बॉडी बनी जिसने एक पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर टाइम पे सबको जो है मेंशन किया, तो इसलिए इसको एनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अधिनियमित संविधान जो है इसको कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर डेट एक पर्टिकुलर टाइम पे ये सारी चीजें बनी है, फोर्स में आई है। ठीक, एक सिंगल बुक जो ये है आर्टिकल, इसमें आप जानती है कि हमारे इंडिया में है, साथ के साथ यूएसए में भी है, कनाडा श्रीलंका उसमें भी रिटन है या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल बुक में सारी चीजें आर्टिकल लिखी हुई। तो ये एग्जांपल भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, यानी जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां ऐसे अवधारणा रहती है कि जो कुछ है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिख दिया गया वही सब कुछ है, वही हमारे लिए सुप्रीम है।
तो ये चीज याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर जो है उसमें है रिजिड यानी कठोर। तो कहां पर है रिजिड? यूएस में। फ्लेक्सिबल यानी लचीला, ये है आपका श्रीलंका में। अब देखिए क्या होता है, रिजिड का मतलब है जैसे आपका एक बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं इसमें। अब क्या होता है कि कोई कंट्री ऐसी है जैसे यूएस हो गया आपका, उसमें आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना उतना आसान नहीं होता, उसका प्रोसीजर जो है बहुत जटिल है, ठीक है, तो रिजिड है चीजें। तो वहां पे जहां चेंज करना आसान नहीं होता, अमेंडमेंट आसान नहीं होता, वो हम कहते हैं कि यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है। रिटन है बट कठोर है, रिजिड है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिलता है यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब क्या है, दूसरा होता है आपका फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब है लचीला, यानी हम जब चाहें, ज्यादा जोर आजमाइश की जरूरत नहीं है, हम चाहे अच्छा देश में कंडीशंस बदली है, अमेंड कर दो कॉन्स्टिट्यूशन में, ज्यादा हमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, फ्लेक्सिबल है, आसानी से हो जाएगा। तो ऐसी चीज कहाँ है आपके श्रीलंका में है। अब बात आती है यूएस और श्रीलंका तो हो गया, तो इंडिया में क्या है, देखिए इधर यूएस खड़ा है रिजिड में, इधर श्रीलंका खड़ा है आपका फ्लेक्सिबल में, इंडिया बीच में है। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत अच्छे से बिना ज्यादा जोर आजमाइश के, कोई स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती, सिंपल मेजोरिटी से यहाँ पास हो जाती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए, साथ में स्टेट्स को भी लेके चलना पड़ता है, 50% से ज्यादा स्टेट्स को भी उसके पक्ष में वोट करना पड़ता है। जैसे आपका जीएसटी का कानून है, गवर्नमेंट ने लागू किया तो सेंट्रल में पास हुआ, हर जगह स्टेट में भी पास होना पड़ा, सबका समर्थन। तो क्या है, ये सारे कानून को जब आप बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको स्पेशल मेजोरिटी, तो यहाँ कुछ चीजों में यहाँ पर फ्लेक्सिबल है इंडिया में, कुछ चीजों में रिजिड है, तो इंडिया इसलिए बीच में है, ना रिजिड ना फ्लेक्सिबल, दोनों चीजें यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में। डन। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ, देन आपका फिफ्थ जो है जुडिशरी ह्यूज पावर, यानी जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां क्या है, एक्ट्स लिखे हुए हैं, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, तो जुडिशरी के पास यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर होती है। वो जो है इनका यूज करके अपने जजमेंट दे सकता है, पार्लियामेंट के किसी डिसीजन को गलत ठहरा सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा सकता है। ठीक है, कोई भी जो एग्जीक्यूटिव का एक्ट होता है, एग्जीक्यूटिव बता चुका हूँ, कार्यपालिका क्या होता है वो बता चुका हूँ, तो यहाँ पर जुडिशरी को बहुत ज्यादा पावर होती है। इसके बाद जो आपका सिक्स पॉइंट हो जाता है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हो जाता है कि ये डिस्टिंक्शन इसकी वजह से एक तरीके का अंतर, किस चीज में, कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लॉज। देखिए क्या होता है, कुछ लॉज जो है आपके संविधान में रहते हैं, लेकिन कुछ जो है उनको संविधान में मेंशन नहीं किया जाता। ठीक है, कुछ को संविधान में अमेंड करके बनाया जाता है, कुछ के लिए अमेंडमेंट नहीं किया जाता, ना ही वो संविधान में मेंशन रहते हैं। तो जहां रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां ये चीजें देखने को मिलती हैं कि कुछ लॉ तो आपके संविधान में है और कुछ लॉ ऐसे हैं जो संविधान में नहीं मिलते। ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया इसमें, ये आपका सिक्स पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। रिटर्न हो गया आपका पूरा, अनरिटर्न अब देखते हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, लॉ मेकिंग बॉडी होती है, यानी एक बॉडी होती है हमेशा, वो क्या होता है, कानून वानून वही देखती है, एक संस्था होती है वही कानून बनाती है। और ऐसा सिस्टम कहां पर आपका, यूनाइटेड किंगडम में। वहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई ऐसा कोडिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है कि कोई भी ऐसा बुक नहीं है, ऐसा दस्तावेज नहीं है जहां पे संहिताबद्ध कोई चीजें हो, कोडिफाई हो, कुछ भी कोडिफाई नहीं है। लॉ मेकिंग बॉडी कानून बनाती है। इसके बाद जुडिशरी के पास यहाँ पर लिमिटेड पावर होते हैं, न्यायपालिका की जो शक्ति होती है वो सीमित होती है। यहाँ पर न्यायपालिका को ज्यादा यहाँ पे शक्ति नहीं दी जाती, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार किसको है, लॉ मेकिंग बॉडी को है। तो जो इन्होंने बना दिया जुडिशरी को वही फॉलो करना पड़ता है, तो इसमें जो है कोई इनके पास खासी ताकत नहीं होती। डन, तो तीन हो गया। चौथा है हमारे पास कि यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, संसद सर्वोच्च होता है। ठीक, तो हमारे इसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे संविधान सर्वोच्च होता है, लेकिन यहाँ अनरिटन में क्या होता है, पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, संसद ही सारे चीजें देखता है, तो यहीं पे ये सुप्रीम। फ्लेक्सिबल होता है, लॉ मेकिंग बॉडी है, इनके दिमाग में आज कुछ आया कि हाँ अपने देश में ये होना चाहिए, एकदम से इसको पास कर दिया और कानून बन गया, तो यहाँ फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड जैसा कुछ नहीं है। आगे बढ़े तो बात करें लेजिस्लेचर सुप्रीम। लेजिस्लेचर जो विधायक होते हैं यहाँ पर वो सुप्रीम होते हैं, क्योंकि वो कानून बनाने में सहायक होते हैं, कानून बनाते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पर सुप्रीम है। डन। नो डिस्टिंक्शन, कोई भी मतभेद नहीं होता। यहाँ ऐसा नहीं है कि संविधान में कुछ चीजें मेंशन है कुछ नहीं है लेकिन वो कानून बना हुआ है। यहाँ क्या है, संविधान में ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है, जो है सब एक साथ है, तो कोई भी भेद नहीं है वहां पे, यहाँ पे कानूनों में।
लॉज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये आपका दो तरीके का हो गया, रिटन अनरिटन, जो आपने यहाँ पे देख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब पांचवा पॉइंट चलते हैं, चौथा हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं मुझे माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद लिखना भूल गया, मुझे उतना पता भी नहीं है हिंदी क्या होगा, आप इसको गूगल ट्रांसलेटर में देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तो इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसको देख लीजिएगा। ओआर मैंने लिख दिया है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के लिए। ओआर क्या है बेसिकली, ये देखते हैं। देखिए, ओआर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किसने किया, किसके द्वारा लाया गया, मूव्ड बाय नेहरू, जेएलएन, पंडित नेहरू ने इसको लेकर के आए, जवाहरलाल नेहरू ने। और कब लेकर के आए? 13 दिसंबर 1946 को आए। इन्होंने प्रस्तुत कर दिया कि ये चीज है, इसको देख करके आप संविधान तैयार कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने ये चीज रख दी और इसको अपनाया कब गया, अडॉप्ट कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट कर दिया गया कि ठीक है, ये जो आपने ओआर दिया है हम इसको अडॉप्ट करते हैं। अब बात आती है ओआर है क्या। पंडित नेहरू ने क्या किया, एक रिजोल्यूशन बनाया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसका एक मकसद था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, जो संविधान बना रही है, उसके पास एक एम होना चाहिए कि आप इस तरीके से काम कीजिए। यानी गवर्नमेंट का एम, सरकार का उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो ध्यान में रखते हुए आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। एक तरीके का ऑब्जेक्टिव है, ये उद्देश्य है कि आपको पता है यहाँ पे सेक्युलर होना चाहिए सब कुछ, सब एक साथ मिलजुल कर गए हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतनी ये है, तो सब कुछ देखते हुए आपको संविधान बनाना है। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, डन। अब क्या है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कभार, ये पूछ लिया जाता है कि आखिर ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले आया है या बाद में आया है? तो ये बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन आया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर के आए। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, पहले उद्देश्य आएगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो याद रखिएगा ये पहले आया था। अब हम बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स की। मेन पॉइंट्स अगर लिखने को आ जाए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में, तो क्या क्या चीजें हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, मेन पॉइंट्स में, इंडिया डेमोक्रेटिक सॉवरेन रिपब्लिक, यानी भारत जो है एक लोकतांत्रिक संप्रभु गणराज्य है। ये इसका मेन पॉइंट था कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए जिसमें इंडिया की ये छवि बने कि ये लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, सॉवरेन है, रिपब्लिक है, संप्रभु है, गणराज्य है। डन। इसके बाद है, नेक्स्ट है आपका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार का संघीय रूप कैसा होना चाहिए उस पर आप वर्क कीजिए। ठीक है, आपको बोलने की आजादी हो, सोचने की आजादी हो, एक्सप्रेशन हो, बिलीफ हो, फेथ हो, वर्शिप हो, आप जिसकी चाहे पूजा कर सके, चाहे तो नहीं कर सके। जॉब्स हो आपके पास, ऐसा नहीं है कि आप इस कैटेगरी के हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, उस कैटेगरी के हैं तो आप जॉब नहीं मिलेगी, सबको जो है समान अधिकार हो। इस तरीके का इसमें एक मेन पॉइंट ऐड किया गया था कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट आप बढ़ेंगे तो तीसरा पॉइंट इसमें है गार्ड पीपल, यानी आप रक्षा कीजिए लोगों की। कौन कौन से लोग, जो माइनॉरिटीज हैं उनको यहाँ पे डर ना लगे, उनकी रक्षा कीजिए। जो बैकवर्ड पिछड़े लोग हैं उनकी स्थिति में सुधार कीजिए, उनको प्रोटेक्ट कीजिए, उनको तरह तरह के इंसेंटिव्स दीजिए ताकि वो आगे बढ़ सके। जो ट्राइबल्स हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाइए, आदिवासी जो है उनको मेन स्ट्रीम में लाइए, उनको लोगों के साथ जोड़िए, घोलिए, मिलिए। तो ये क्या है, ये पॉइंट्स थे इसमें, घुलना मिलना। तो गार्ड पीपल, बचाइए लोगों को, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका। इसके बाद है फोर्थ जो है इसमें, कि आप दुनिया में भारत को एक सही पोजीशन दिलाइए, यानी यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो जो लोग कहें कि ये इंडिया जो है वर्ल्ड में एक राइटफुल प्लेस है, आप यहाँ रह सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। क्योंकि हमारा जैसा संविधान होगा हम वैसे ही काम करेंगे, संविधान अच्छा होगा तो अच्छा काम करेंगे। तो ये इसलिए रखा गया कि आप इन सब चीजों को ध्यान में रखिए, आप कंट्रीब्यूट कीजिए संविधान बनाने टाइम, ऐसा संविधान बनाइए कि हमारा संविधान कंट्रीब्यूट कर सके किस चीज में, वर्ल्ड पीस में, यानी उससे विश्व में शांति हो। ठीक है, मानव जाति का कल्याण हो, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड हो। तो ये सारी चीजें देख करके हमारा ये कंट्रीब्यूशन होना चाहिए हमारे संविधान की तरफ से, तो वैसा देख करके आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कीजिए। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के, जो कहा गया था कि आप इसको मेंशन कीजिए तो अच्छा रहेगा। करना ही पड़ा, करना ही था ये सब चीजें, क्योंकि अडॉप्ट कर लिया गया था। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947। ये डेट्स याद रखिए, पूछ दिए जाते हैं। डन। अब ये हमारा हो गया फिफ्थ पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ पॉइंट क्या है। हाँ, तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम यानी जो ब्रिटिशर्स हैं उनके पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। ठीक, क्योंकि हमारे ऊपर राज कर चुके हैं ये, तो जरूरी है जानना। लक्ष्मीकांत में था ये टॉपिक,
क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए आपके लिए। तो देखते हैं एक एक करके। आई से हो गया इंडिया, यूके हो गया आपका यूनाइटेड किंगडम। पार्लियामेंट्री सिस्टम, संवैधानिक जो सिस्टम है उसके बारे में देखना है लोग। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम इंडिया की। साथ के साथ लिखा हुआ है तो साथ के साथ ही इसको देखते चलेंगे। पहला पॉइंट देखते हैं, इंडिया में लिखा हुआ है अपर हाउस जो है वो है हमारे पास राज्यसभा, ठीक, जिसको हम कहते हैं स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। जो क्या है, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करता है, राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन सा, राज्यसभा करता है। उसी तरीके से अगर यहाँ देखें अपर हाउस, यूएच यानी अपर हाउस, छोटा कर दिया, शॉर्ट में लिख दिया, ऊ स मतलब उच्च सदन, ठीक, दोनों के लिए देखा हुआ हिंदी और इंग्लिश के लिए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वहां पर, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, उच्च सदन है, लेकिन ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। जैसे यहाँ था ना ऊपर हमारे पास कि राज्यसभा जो है स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अपर हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां कहते हैं, लेकिन ये स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसके बाद आगे बढ़े, सेकंड पॉइंट जो है आप देख सकते हैं इंडिया में लिखा हुआ है रिपब्लिक है हमारे पास, यानी हमारा जो है यहाँ पे गणतंत्र है। प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर चुने जाते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको हम हेड ऑफ स्टेट कहते हैं। रिपब्लिक है हमारा, हम हेड ऑफ स्टेट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि चुना जाता है, किसको चुना जाता है, तो प्रेसिडेंट को यहाँ पर चुना जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर यहाँ मोनार्की होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है यहाँ पे, MONARCHY। इसको मैं एडिट करके आपको पीडीएफ जब दूंगा ना तो उसमें ये एडिट कर दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। तो यहाँ पे मोनार्की है यूनाइटेड किंगडम्स में, वहां क्या है, क्वीन है, हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट कौन है, क्वीन है, और क्वीन वहां पे चुनी नहीं जाती है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, लेकिन वहां जो क्वीन है वो चुनी नहीं जाती है। तो यहाँ रिपब्लिक का मोनार्की हो जाएगा। मैं वहां पे आपको पीडीएफ में इसको एडिट करके दे दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। अब देखिए इंडिया में क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जानते हैं आप, अभी हमने बात भी किया। और यूके में क्या है, यूनाइटेड किंगडम में, कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, सारी चीजें पहले बता चुका हूं। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। इसके बाद चौथा पॉइंट अगर आप देखें, इसमें यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, जो हम आगे बता चुके हैं आपको पहले भी, वही चीजें मेंशन की है। और यहाँ यूके में क्या है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, वही कानून बनाता है, वही सारी चीजें देखता है। तो ये हो गया आपका। आगे बढ़े तो पांचवा पॉइंट है कि इंडिया में रिटन है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, ठीक। और यहाँ यूके में क्या है, हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये 2 बार मेंशन हो गया। चलिए मैं इसको जो है यहाँ पर कट कर दूंगा, थोड़ा सा यहाँ पता नहीं कैसे चेंज, गलतियां हो गई हैं। तो गलत नहीं है, एक ही चीज 2 बार लिख गया है, बस ये हुआ है, इसमें कुछ कॉपी पेस्ट का कुछ गड़बड़ हो गया होगा, ये वाला थ्रेड यहाँ पे कॉपी हो गया होगा। देखिए तो यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ। देखिए यहाँ अगर मैं यूके की बात करूं तो यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम है, ठीक है, एक ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही सब कुछ जो है वहां पर ऑपरेट करती है। तो यहाँ यूनिटरी सिस्टम है आपका, कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम। अब इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे यूनिटरी भी है प्लस यहाँ पर फेडरल भी है, यानी केंद्र का भी कानून चलता है और राज्यों को भी यहाँ पर शक्तियां प्रदान की गई है। तो यहाँ आपका दोनों सिस्टम है, यूनिटरी भी है और फेडरल भी है। अब कहेंगे फेडरल की बात करें तो आप जानते हैं कि सेंटर में क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, स्टेट में क्या होते हैं, सीएम होते हैं। पीएम और सीएम दोनों के पास अपनी अपनी पावर है। आप जानते हैं कि यहाँ पर स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सारी जो लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, ये सारी लिस्ट है यहाँ पर, समवर्ती सूची, राज्य सूची, ठीक है। तो इसमें क्या है, शक्तियां बांटी गई हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अपना देश जो है वो फेडरल है। लेकिन जब इमरजेंसी की बात आती है तो सारी की सारी शक्तियां किसके पास चली जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं। तो इस शक्तियों की जाने की वजह से क्या होता है कि फेडरलिज्म जो है वो यहाँ पर धुंधला दिखाई देने लगता है, क्योंकि स्टेट की शक्तियां जो है, कितनी शक्तियां, कितनी चीजें जो है सस्पेंड कर दी जाती है। वहां पे सेंट्रल जो आदेश देता है वही चलता है, ये इमरजेंसी के टाइम में होता है, ठीक। और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में क्या है, यूनिटरी भी है और फेडरल भी है, और यूके में सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी है। तो यहाँ पे मैं ये चीज बॉक्स में मेंशन कर दूंगा आपके पीडीएफ में, उसकी चिंता मत कीजिएगा, और यहाँ पे यूनिटरी मेंशन कर दूंगा, ठीक। तो पीडीएफ की आप चिंता मत कीजिए, वहां आपको चीजें करेक्ट मिलेंगी। हम जब वीडियो में क्या है, हम मुझे पता है यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, लेकिन ह्यूमंस है, लिख देते हैं, गलतियां हो जाती है टाइपिंग में, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा 6th पॉइंट हो गया। अब 7th पॉइंट देखते हैं क्या है,
फिर आज का लेक्चर जो है एंड करेंगे हम। अब बात करेंगे पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो देखते हैं क्या होता है ये। पी से हो गया पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री यानी संसदीय, यहाँ देखिए ब्रैकेट में पी लिखा हुआ है। प्रेसिडेंशियल यानी राष्ट्रपति प्रणाली यानी पीआर, डन। तो ये चीज हो गया। अब देखते हैं, देखिए पहले मैं अगर बात करूं प्रेसिडेंट की, तो ये ऐसे ऐसे लेके चलते हैं साथ में, क्योंकि ये जो पहले पहले बॉक्स है ना, जो बॉक्स है 1 2 3 4 चल रहे हैं, ये एक साथ ही चीजों को रिलेट करते हैं। पहले आपको पीएम में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, यानी जो कार्यपालिका है वो विधायिका का हिस्सा है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लिखा है, राष्ट्रपति प्रणाली में लिखा है नॉप। नॉप यानी यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। देखिए ये जो है, अगर मैं बात करूं पी सिस्टम की, पी यानी पार्लियामेंट्री की और पीआर यानी प्रेसिडेंट की, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है कि जुडिशरी तो अलग है सब में, दोनों ही सिस्टम में जुडिशरी यानी न्यायपालिका जो है वो अलग है, ठीक। प्रेसिडेंट सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव, एल से लेजिस्लेचर, ई से एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका और विधायिका ये सब अलग होते हैं, कोई भी एक दूसरे से मैटर नहीं करता, कोई भी रिलेशन नहीं है दोनों तीनों का, ठीक। लेकिन हम यहाँ आए जब अपने जो हमारे देश में है पार्लियामेंट्री सिस्टम, वहां क्या है, मैंने आपको बताया था जो संसद में जाते हैं वो कौन है चुन करके, वो है आपके लेजिस्लेचर यानी विधायिका, तो एल। अब इसी विधायिका में से एग्जीक्यूटिव निकाले जाते हैं यानी मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, ठीक। तो वो हो गए आपके एग्जीक्यूटिव यानी आपका कार्यपालिका। तो आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव यहाँ पे पार्ट है किसका, बड़ा जो बॉक्स है, बड़ा जो गोला है लेजिस्लेटिव का, उसी के अंदर एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका उसी के अंदर है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव पार्ट है किसका, लेजिस्लेटर का, कार्यपालिका जो है विधायिका का हिस्सा है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपको ये चीज दिख ही रहा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे नॉप लिख दिया है, ठीक। यहाँ मैं क्या है कट शॉर्ट करते हुए चल रहा हूँ, बता रहा हूँ जो, उसको आप जो है अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, तो बस, और आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़े, तो जो हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पे कौन होता है हेड, प्रेसिडेंट हेड होता है, राष्ट्रपति जो है वो हेड होता है कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का, ठीक। राष्ट्रपति जो हेड होता है कहां पर, कार्यपालिका का हेड होता है राष्ट्रपति। और यहाँ पे कौन होता है, पीएम होता है। हमारे यहाँ कौन है, प्रधानमंत्री जो है वो कार्यपालिका के हेड है, वही देखते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में सारी चीजें होती है, ठीक। अब अगर मिनिस्टर्स की बात करें, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आप जानते हैं विधायक जो चुन करके गए या सेलेक्ट हुए, कुछ भी कैसे भी गए पार्लियामेंट में, उन एमपी में से मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, ठीक। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जो आपका यूएस में है, वहां पर ऐसा नहीं होता है। जो राष्ट्रपति बना वो अपनी खुद की टीम बनाता है, उसको लेजिस्लेचर से कोई मतलब नहीं है, विधायिका से कोई मतलब नहीं है, वो जिसको अच्छा लगेगा वो बना देगा। अच्छा रामलाल तुम बन गए, तुम्हें ये वाली मिनिस्ट्री, तुम्हें विदेश मिनिस्ट्री, और तुम्हें तुम्हें हम दे रहे हैं होम मिनिस्ट्री, जिसको बनाया वो बना सकते हैं। तो ये आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम। स्टेबिलिटी की बात करें, जो अगला पॉइंट है, तो लो स्टेबल है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारे यहाँ है। कैसे लो है, क्योंकि देखिए सब कुछ डिपेंड करता है आपके एमपीज पे। अब ये एमपी अपनी पार्टी छोड़ के कहीं और चले गए, या किसी के पास जो है मेजोरिटी नहीं है, तो क्या हो गया, वो स्टेबल नहीं है, कोई काम नहीं कर पाएगा। जब भी कोई काम करेगा करेगा नहीं, ये मत करो, ये काम मत करो, नहीं तो मैं अपना सपोर्ट वापस ले लूंगा। तो यहाँ क्या है, स्टेबिलिटी कम है। जिसके पास बहुत ज्यादा बहुमत है, मतलब बहुमत से भी बड़ा आंकड़ा है, तो उसके लिए तो वो स्टेबल है ही। तो यहाँ स्टेबिलिटी लो है, मैंने नो नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है लो, यानी कम स्टेबल है, तो कंडीशंस आ जाती है। और यहाँ तो स्टेबल है, क्योंकि राष्ट्रपति जो बना है वो अपनी टीम खुद चुनता है, वो उसके कहने पे सब कुछ काम करेगा। अब कोई प्रेसिडेंट बना, उसने मुझे कह दिया कि आप होम मिनिस्ट्री संभालिए, तो मैं तो हमेशा जो वो कहेगा उसी की सुनूंगा, मुझे क्या मतलब है, क्योंकि मैं चुन करके आया नहीं हूँ कहीं से, मुझे किसी ने वोट नहीं दिया कि आप जाइए आप वहां काम कीजिए। तो मेरे लिए तो जिसने बनाया वही मेरा सब कुछ, तो मैं तो उसी की सुनूंगा। तो इसलिए यहाँ कहा जाता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट के हाथ में सब कुछ होता है, वो जो कहते हैं वो होता है। ऐसा नहीं है कि कोई चला गया कहीं तो सरकार गिर जाएगी, तो गिरने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता। अब जो है आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट जो है वहां पे बात आती है अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। अब क्या होता है, यहाँ जो हमारे यहाँ सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था, उसमें क्या होता है, हम चुन के भेजते हैं, हमने चुना एमपी एमएलए और वहां भेजा कि अच्छा ये हमारे लिए काम करेगा, तो अब उसकी जवाबदेही बन जाती है कि जो 5 साल हमने दिए हैं उसमें वो काम करेगा ही।
अब जवाबदेही के आगे देख रहे हैं ये वाला एरो, इसका मतलब है कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है, मोर होती है, ज्यादा अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ क्या है, हमने चुन के भेजा तो उसको जो है हमारे लिए, हमारे प्रति वो जवाबदेह है, तो वो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा होती है। अब ये जैसा मैंने आपको बताया था, किसी ने मुझे होम मिनिस्ट्री ऐसे ही बना दिया, मैंने ना चुनाव लड़ा ना कुछ लड़ा, तो मुझे क्या मतलब है पब्लिक से, मैं अकाउंटेबल नहीं हूं उनके लिए, मेरी जवाबदेही नहीं है उनके लिए, कम है, नहीं है का मतलब नहीं है, कम है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उनके खिलाफ कर दो, मेरे पास जो अकाउंटेबिलिटी है वो लो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही कम है। तो मैं क्या, मैं उसी की सुनूंगा ज्यादातर जो जिसने मुझे होम मिनिस्ट्री दी है, जिसने मुझे कोई मिनिस्ट्री दी है। ठीक, तो ये हो गया आपका सिस्टम, हो गया आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति प्रणाली, जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अब जो आगे के जो टॉपिक्स हैं, अभी और टॉपिक्स हैं इसमें, फेडरल यूनिटरी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया, लेकिन ये सारे टॉपिक्स भी इसमें ऐड होंगे। मैं ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता था माइंड मैप तो, क्योंकि फिर वो कंजेस्टेड हो जाता। तो आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा माइंड मैप आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक और चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका पीडीएफ की अगर मैं बात करूं, वो आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, बहुत सारे पीडीएफ मैंने वहां अपलोड कर दिए हैं, वो आपको सारे वहां मिल जाएंगे, लिंक आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आज शाम तक कर दूंगा अपलोड, क्योंकि इसमें 2 चीजें जो हैं वो चेंजेस करने हैं मुझे। एक, ठीक है, तो जो जो चीजें मैंने आपको बताई वो सारी चेंज कर दूंगा और पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो इसी तरह की और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।